वीडियो में किसी की जिंदगी पर बीती एक सच्ची, नाकाबिले यकीन और पुरअसरार कहानी, जिस पर बीती है उसी की जुबानी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। करें। आज इस वीडियो में मैं आपको किसी की जिंदगी पर बीती एक दिलचस्प और नाकाबिले यकीन कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरे शौहर को वालिदैन के इंतकाल के बाद विरासत में कुछ ज़रई ज़मीनें मिली थीं। इसलिए डॉक्टर होने के बावजूद उन्होंने उस गांव में रिहाइश इख्तियार की जहां पर ज़मीनें थीं। वहीं वो क्लिनिक भी करने लगे। इस तरह ज़मीनों की देखभाल के साथ इलाज मुआवजा भी चलने लगा। ज़मीनों से क्योंकि ठीक ठाक आमदनी हो रही थी, इसलिए वो गरीबों का इलाज मुफ्त करते थे। वो सिर्फ वडेरों और जमींदारों से पैसे लेते थे। सो अल्लाह ने उन पर अपना खसूसी करम किया और थोड़े ही दिनों में उनके इलाज की धूम मच गई। उनके हाथ में अल्लाह ने शिफा रखी थी, इसलिए उनको दस्ते शिफा का खिताब भी मिला हुआ था। मेरे शौहर की रिहाइश अंदरूनी सिंध के एक पसमानदा से गांव में थी। वालिदैन वफात पा चुके थे, सब बहन भाइयों की शादी हो चुकी थी। ये सबसे छोटे थे और घर में अकेले रहते थे। बहन भाई सब शहरों में आबाद थे। सन 1960 की दिहाई थी जब मेरी उनसे शादी हुई। मैं कराची से शादी होकर उस छोटे से गांव में गई थी, जहां बिजली की सहूलत भी नहीं थी। शुरू में तो बहुत परेशानी हुई, मगर मैं फिर आदी हो गई। वैसे मैं यहाँ जमींदाराना ठाट से ही रह रही थी। जब हमारे बच्चे हुए और उनकी पढ़ाई का वक्त आया तो हम करीबी शहर में मुंतकिल हो गए। शहर में मेरे शौहर को एक बहुत पुराना मकान सस्ते दामों मिल गया था, जिसकी मुरम्मत और रंगो रोगन करवा के अपनी जरूरत के मुताबिक हमने उसे रहने के काबिल कर लिया। ये घर गांव की हवेली की तरह बड़ा तो नहीं था, मगर फिर भी बहुत कुशादा और 2 मंजिला बना हुआ था। गांव से खाना पकाने और बच्चों को संभालने के लिए मासी सुगरा और बाहर के कामकाज के लिए एक छोटा लड़का अली गोहर हमारे साथ आया था। हमने नौकरों को रिहाइश ऊपर के कमरों में दी थी। मेरी असल कहानी उस घर से शुरू होती है। एक दिन मासी सुगरा की ऊपर वाली मंजिल से जोर जोर से चीखने की आवाज आई थी, बीबी दरवाजा खोलो। अली ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। अली से मासी की नहीं बनती थी। वो उसे अक्सर अपनी शरारतों का निशाना बनाए रखता था। उस वक्त वो बाहर सौदा लेने गया हुआ था, इसलिए मासी के पुकारने पर मैं ही जल्दी से ऊपर गई, मगर दरवाजे पर तो बाहर से कोई कुंडी नहीं लगी थी। मैं समझी दरवाजा तेज हवा के बाइस बंद होने से जाम हो गया होगा। मैंने बहुत जोर लगाया, मगर दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। इतने में अली भी आ गया। उसने समझा कि मासी ने अंदर से कुंडी लगा दी है, मगर वो भी खुली थी। दरवाजा बाहर से बंद है, अंदर से नहीं। मुझे कुछ खतरे का एहसास हुआ तो मैंने फौरन आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। उसके बाद जैसे ही अली ने दरवाजे को हाथ लगाया, वो आसानी से खुल गया। मैंने मासी को इस बारे में कुछ नहीं बताया था कि वो डर ना जाए। वो उसे अली की शरारत ही समझ रही थी। जब मैं उस घर में शिफ्ट हुई थी तो मुझे घर की फिजा अजीब भारी सी महसूस हुई थी, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं सकी थी। चूंकि मैं सोमो सलात की बचपन से ही पाबंद थी और रोजाना चारों कुल आयतल कुर्सी और मंजिल पढ़कर घर पर दम करती रहती थी, इसलिए मुझे डर तो महसूस नहीं होता था, मगर कुछ अनजाना सा एहसास होता, जैसे कोई और भी यहाँ मौजूद है। दूसरी बार जो वाकया पेश आया, उससे मुझे यकीन हो गया कि यकीनन कोई और मखलूक भी यहाँ रिहाइश पजीर है। उस दिन मासी कुछ सामान निकालने स्टोर में चली गई थी। जैसे ही उसने कोठरी का दरवाजा खोला, चीखती चिल्लाती भागती हुई आई, बीबी स्टोर में एक बहुत बड़ी बला बैठी है। वो डर के मारे कांपती हुई बोल रही थी। क्या है मासी, चलो तो मेरे साथ, मैं देखने के लिए उठी। नहीं बीबी, आप नहीं जाएं, वो बहुत बड़ा है। मासी मुझे भी रोक रही थी। अरे डरो नहीं, मैं ये कहकर आगे बढ़ी और जैसे ही मैंने स्टोर का दरवाजा खोला तो दहशत से बेहोश होते होते बची। मैं तो औरत थी, अगर कोई मर्द भी होता तो भी हवास खो बैठता। एक बहुत बड़ा स्याह रंग का सांप कुंडली मारे बैठा था। वो इतना बड़ा था कि पूरी कोठरी को घेरे में लिए हुआ था। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और आयतल कुर्सी पढ़ने लगी। फिर मैंने बुजुर्गों से सुनी हुई बात को आजमाना चाहा और जेरे लब यूं गोया हुई, आप जो कोई भी हैं, आपको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता, यहाँ से चले जाएं, वरना आपके नुकसान की मैं जिम्मेदार नहीं होंगी। ये कहकर मैंने कोठरी का दरवाजा खोलकर झांका, जबकि मासी हवास बाख्ता होकर मुझे रोक रही थी, मगर अब तो वहां पर कुछ भी नहीं था। मैंने दरवाजा पूरा खोल दिया और मासी से कहा, देखो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर मैंने उसका डर खत्म करने के लिए कहा, शायद रोशनदान से किसी चीज का साया आ रहा होगा। ये देखो, रोशनदान में रस्सी लटक रही है। मासी ने डरते डरते अंदर झांका और बोली, साया इतना बड़ा थोड़ी होता है, वो तो सचमुच का नाग था, फन उठाए हुए था। मैंने अपनी आंखों से देखा था, उसकी लाल लाल जुबान भी निकल रही थी। वो अंदर कहीं छुपा होगा। देखा तो मैंने भी यही था। मासी सच कह रही थी, मगर उसको ये कैसे बताती कि वो जो कोई भी था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता देने से हट गया है और उसकी रिहाइश यहीं कहीं पर है। वो कभी मेरी बात का यकीन नहीं करती।
میں نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، اچھا شام کو جب ڈاکٹر صاحب آئیں گے تو وہ کسی کو بلا کر اچھی طرح چیک کر لیں گے کہ کوئی بل یا سراغ تو کوٹری میں نہیں ہے۔ دوسرے دن ڈاکٹر صاحب نے کوٹری خالی کروا کے اچھی طرح دیکھ لیا مگر وہاں پر کوئی سراغ نہیں تھا، نہ کوئی بل تھا۔ پھر بھی انہوں نے دیواروں اور فرش کو دوبارہ کھرچ کر پلستر کروا دیا تھا۔ ماسی اب بھی اس کوٹری یعنی اسٹور میں جانے کو تیار نہیں تھی، اس لیے ہم نے کچن کے ساتھ جو خالی جگہ تھی وہاں پر اسٹور بنوا دیا تو اسے اطمینان ہوا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس گھر میں کوئی اوپری چیز ضرور ہے جو اپنی موجودگی کا یقین دلا کر ہمیں گھر چھوڑ جانے پر مجبور کر رہی ہے۔ میں نے ایک دن ڈاکٹر صاحب سے اس موضوع پر بات کی اور بتایا کہ کچھ غیر معمولی واقعات ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہاں پر کچھ ہے، کہیں ہم لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے، بہتر ہے کہ آپ دوسرا گھر دیکھ لیں۔ انہوں نے مجھے جو جواب دیا تھا اس کے بعد میں نے اپنی زبان بند کر لی تھی۔ مجھے معلوم تھا وہ میری بات پر کبھی یقین نہیں کریں گے۔ تم پڑھی لکھی ہو کر چاہلوں والی باتیں کر رہی ہو، اس سے پہلے بھی تو اس گھر میں لوگ رہتے تھے، وہ بھی میرے دوست تھے، انہوں نے تو کبھی ایسی شکایت نہیں کی۔ یہ انسان کی نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ انوکھی اور غیر مرئی نظر آنے لگتی ہے۔ ڈر اور خوف کی حالت میں انسان جو سوچتا ہے ویسا نظر آنے لگتا ہے۔ میں ڈاکٹر ہوں اور میں نے نفسیات بھی پڑھی ہے۔ میڈیکل کی تعلیم میں انسانی نفسیات بھی پڑھائی جاتی ہے۔ اتنا طویل لیکچر سن کے مجھے خاموشی ہونا پڑا، لیکن چند دنوں بعد میرا پھر ایک ایسے ہی واقعے سے واسطہ پڑا تھا۔ ان دنوں تفریح کا کوئی اور ذریعہ تو تھا نہیں سوائے اس کے کہ وڈیرے اور زمیندار یا تو شکار کھیلنے جاتے تھے یا سنیما ہال جا کر فلم دیکھتے۔ ڈاکٹر صاحب یعنی میرے شوہر بھی فلموں کے شوقین تھے اور ہر نئی فلم دوستوں کے ساتھ جا کر ضرور دیکھتے تھے۔ ان دنوں ماسی چھٹی لے کر اپنی بیٹی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ علی کی بھی طبیعت خراب ہو گئی تو وہ بھی گاؤں چلا گیا۔ میں بچوں کے ساتھ گھر میں اکیلی تھی۔ اس روز میرے شوہر کا فلم دیکھنے کا پروگرام بن گیا۔ ان کی کلینک ابھی تک گاؤں میں تھی، وہ صبح جاتے تو شام کو واپسی ہوتی، اس لیے آخری شو یعنی 9 سے 12 والی ٹکٹیں خریدتے۔ ان کا پروگرام آخری شو دیکھ کر آرام سے سونے کا ارادہ تھا، کیونکہ دوسرے دن اتوار تھا۔ ان دنوں رات کو دیر تک جاگنے کا رواج نہیں تھا، لوگ جلدی سوتے اور جلدی اٹھتے تھے، اسی لیے سرے شام ہی سناٹا چھا جاتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ پروگرام تھا کہ وہ گیٹ کو باہر سے تالا لگا کر چلے جائیں گے تاکہ مجھے اٹھ کر دروازہ کھولنا نہ پڑے اور میری نیند خراب نہ ہو۔ مجھے بھی ان کی تجویز پسند آئی اور بچوں کو کھانا وغیرہ کھلانے کے بعد ان کو سلا کر خود بھی سو گئی۔ معلوم نہیں اس وقت کیا ٹائم ہوا تھا کہ ایک انجانے سے شور کی وجہ سے گہری نیند سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے غور کیا تو بیٹھک والے کمرے سے بنبناہٹ جیسی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی سرگوشیوں میں باتیں کر رہا ہو۔ اس کے ساتھ چائے کی پیالی رکھنے اور اٹھانے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ چھت کا پنکھا بھی چلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ میرے شوہر فلم دیکھ کر واپس آ گئے تھے اور خود ہی چائے بنا کر دوستوں کو پلا رہے تھے۔ مجھے اس لیے نہیں اٹھایا